नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ सामाजिक अध्ययन, जिसमें जो हिस्ट्री है, सिविक्स है और ज्योग्राफी है। तो उसमें हम लोग आज ज्योग्राफी का, जिसका टाइटल आवर एनवायरमेंट है बुक का, उसमें लेसन 4 क्लास 7th का पढ़ेंगे। और लेसन 4 जो है उसका टाइटल जो है वो एयर है, यानी कि हवा। अब देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों वीडियो जो है अपलोडेड है, फ्री में है। आप आराम से जाके, जिन बच्चों ने देख लिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है तो जिन्होंने देख लिया है आप उन्हें शेयर कीजिए कि आप देखिए, बहुत यूज़फुल है, हेल्पफुल है। सीटेट के लिए भी, 1 to 5th के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी, जो स्टूडेंट्स ने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एनवायरनमेंट पे है और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप लोग जो है सारी चीज़ें पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। हिंदी में पूरा मैटर है तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही डिमांड थी कि मैम आप हिंदी में ही मैटर लाइए और हिंदी में ही पढ़ाइए। सो ये फुलफिल देयर डिमांड। और तो इस तरीके से आप लोग यही एक करिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों से लाइक जो है, आप लोग को अच्छा लगे तो बच्चे लाइक करें। और ये आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसे एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वस्तु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। किसकी बात की जा रही है? तो एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है। लिखा हुआ है कि विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. अब देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या है, वायुमंडल का संगठन क्या क्या है। क्या आप जानते हैं कि वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं? ये देखिए, ये एक चार्ट के थ्रू जो है वायु के जो कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर है वो उसको पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑर्गन और अदर गैसेस है। तो इस तरीके से पढ़ लिए। अब देखिए आते हैं कि डू यू नो में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है। देखिए, इसके एब्सेंस में क्या होता है वहीं हम लोग पढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पे रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो देखिए, हम लोग ने पढ़ा कि कितना इसके जो है बुरे परिणाम है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas. तो इस तरीके से ग्रीन हाउस हम लोग देख लिया, और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वो देख लिया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वह सीधे वायु से नाइट्रोजन ले पाती है। मृदा तथा पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेके इसका स्वरूप बदलते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे जो है ये नाइट्रोजन लेता है और कैसे उसका जो फॉर्म है चेंज होता है, फिर उसका यूज़ किया जाता है। लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार
वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। अब देखिए सारे गैसेस की सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में गैस है वो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। और सभी सारे गैसेस के बारे में पढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है, यानी कि ये बैलेंस बन जाता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है। तो इस तरीके से जो है हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे, और ताकि इक्वल अमाउंट में जो है प्लांट्स भी यूज़ कर सके एज वेल एज ह्यूमन बीइंग भी हम लोग यूज़ कर सके। तो इस तरीके से अब आइए, क्या आप जानते हैं, यानी कि डू यू नो, लिखा हुआ है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र जो है वो चलता रहता है। यानी कि एयर सर्कुलेशन की बात करें कि कैसे वर्क करता है, लिखा हुआ है कि व्हेन एयर इज हीटेड, हाँ जब भी हम खाना बनाते हैं तो भाप है ऊपर जाता है, या कुछ खाना बनाते हैं बहुत अच्छा स्मेल करता है, क्यों? क्योंकि उसमें वो गर्म रहता है तो फैलता है और हल्का होके वो ऊपर उठता है, तो हम उस चीज़ को स्मेल कर सकते हैं। लिखा हुआ है व्हेन एयर इज हीटेड it expands, becomes lighter and goes up. Cold air is denser and heavy. That is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes place. तो इस प्रकार से हम लोगों ने वायु चक्र जो है वो चलता रहता है, और इस प्रकार से वायु चक्र जो है वो काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लिया। अब देखिए आते हैं हम लोग दूसरे नेक्स्ट पे, ये पढ़ते हैं कि कितने तरीके के लेयर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो आइए इसे देखते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। ये देखिए वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना दी हुई है कि हमारे वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। इसको इंग्लिश में बताती हूँ। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। वायु मौसम की लगभग सभी घटनाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं जो उल्का ये सारी चीजें हैं, यानी कि जैसे कि रेनफॉल, फॉग है, हेल स्टॉर्म है, वो सब ऑकर्स करता है इसी लेयर में। दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ये बहुत सुटेबल होता है एरोप्लेन के लिए। लिखा हुआ है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो ये मुक्त होती हैं और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श में होती हैं। और ओजोन गैस की परत भी है, वो भी इसी में पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हम लोग ने स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ा, यानी समताप मंडल में। अब आते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल मतलब कि मीसोस्फेयर। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यानी कि दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद से लिखा होगा कि यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस परत में उल्का जो पिंड होते हैं वो किस परत में आने पे जल जाते हैं। तो इसका जो है मीसोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि it lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometer. Meteoroids यानी उल्का पिंड burn up in this layer on entering from the space. अब आते हैं थर्मोस्फेयर पे, यानी कि बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है बाह्य वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर में।
कि इसमें रेडियो का जो संचार होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में थर्मोस्फेयर में कि कैसे जो है हाँ, लिखा हुआ है कि इस परत हाँ, लिखा हुआ था ना कि जो संचार माध्यम है के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी कि जब भी पूछेगा कि जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो किस लेयर में होता है, तो वो जो होता है वो थर्मोस्फेयर में होता है। लिखा हुआ है दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। अब देखिए बहिर्मंडल, बहिर्मंडल का मतलब क्या होता है? एक्सोस्फेयर, यानी कि सबसे लास्ट जो मंडल है उसको बहिर्मंडल कहते हैं, यानी एक्सोस्फेयर कहते हैं। लिखा हुआ है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, क्योंकि नीचे से पढ़ रहे हैं तो ये सबसे लास्ट हुआ और सबसे ऊपर भी हुआ। तो वायुमंडल सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की बहिर्मंडल है। सबसे निचली परत क्या है? तो वो है ट्रोपोस्फियर है। अब देखिए लिखा हुआ है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो लोअर है, जो लेयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर है, और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है? वो एक्सोस्फेयर है। दिस लेयर हैज वेरी थीन एयर, लाइट गैसेस जो है वो उसमें तैरती रहती हैं, फ्लोट करती हैं। अब देखिए आते हैं डायग्राम के थ्रू चीजों को, सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या है? जहाँ पे हम जो सांस लेते हैं और जो वेदर के जितने फिनोमेना होते हैं, माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पे लाइज करता है? ट्रोपोस्फेयर में। उसके बाद से ओजोन लेयर किस में है? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब क्या हुआ? संताप जो मंडल है। और क्षोभ मंडल में माउंट एवरेस्ट है। मौसमी घटनाएं सारी किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। संताप मंडल में क्या सारी चीजें होती हैं? क्योंकि मौसमी घटनाओं से वो मतलब उसमें नहीं होती हैं, तो बहुत सुटेबल होता है किसके लिए? एरोप्लेन के लिए। उसके बाद से आते हैं मध्य मंडल में। मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब उल्का पिंड होते हैं, यानी जो मेटेरियर्स होते हैं, इस परत में आने से जल जाते हैं, तो मध्य मंडल की ये खासियत है। उसके बाद से जो है वो है वायुमंडल, यानी कि थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? रेडियो ट्रांसमीटर, यानी कि रेडियो संचार जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसमें रेडियो तरंगे जो होती हैं वो होती हैं और वो पृथ्वी से जो है परावर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से थर्मोस्फेयर यानी कि हम लोगों ने बाह्य वायुमंडल की ये खासियत पढ़ी। एक्सोस्फेयर में क्या होता है? एक्सोस्फेयर में लिखा हुआ है जो ये सबसे ऊपरी परत है हमारे एटमॉस्फेयर की। इसमें जैसे कि बहुत जो लेयर होता है, बहुत थिन एयर इसमें रहता है और लाइट गैसेस इसमें ट्रैवल फ्लोट करती हैं इसमें। ओके, अब आते हैं मौसम एवं जलवायु, यानी कि वेदर एंड क्लाइमेट। लिखा हुआ है कि क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। मौसम क्या बोलता है? नाटकीय रूप से जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बदलता रहता है, यानी कि वेदर इज दिस आवर टू आवर या डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद से लिखा हुआ है किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान की औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताती है। क्या आप सब समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्या करते रहते हैं? तो इस तरीके से हम लोग ने जो है मौसम भी पढ़ लिया और जलवायु भी पढ़ लिया। अब देखते हैं तापमान किसे कहते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम लोग तापमान कहते हैं। अब देखिए ये तो हम लोग ने ऊपर ही पढ़ लिया। उसके बाद से आइए नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। हाँ, क्योंकि जो समर सीजन होता है वो बहुत ज्यादा गर्मी उसमें रहती है। विंटर सीजन में बहुत ठंडी रहती है। रेनी सीजन में बरसात होता है तो
ठंडा मौसम रहता है, बहुत अच्छा लगता है और अभी वही मौसम चल रहा है, सावन का महीना। उसके बाद से लिखा हुआ है कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि इंसोलेशन। इंसोलेशन का क्या मतलब होता है? एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इन्फ्लुएशन, यानी कि जो आतपन है एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। सूर्य से आने वाली ये वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। यानी कि आइसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। आतपन यानी सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यानी द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, क्योंकि इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा गर्मी रहती है और जब हम पोल की तरफ पहुंचते हैं तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। उसके बाद से ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे जिनका यूज जो है हम लोग ने पढ़ा। उसके बाद से आते हैं, लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो, लिखा हुआ है कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पे जल 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो उबलता है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ था, लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल The water freezes at 0 degree and boils at 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद से लिखा होगा कि अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह इतना गर्म हो जाएगी कि वहां कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में जो एस्फाल्ट से बनी सड़कें होती हैं, एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु एवं कंक्रीट से बने भवन जो होते हैं गर्म हो जाते हैं। रात के समय वह उष्मा मुक्त हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? एक दूसरा भी इसका बहुत अच्छा कारण क्यों है, क्योंकि जो गांव में होता है इतने ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उतना पॉल्यूशन नहीं होता है। शहरों में इतनी ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, उससे पॉल्यूशन होता है, कारखाने हैं, तो इस तरीके से जो शहर है हमेशा गांव नगर जो है हमेशा गांव की अपेक्षा बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो ये भी दूसरा कारण हो सकता है। आयु आयु जो है, अब पढ़ते हैं हम लोग, आइए पढ़ते हैं हम लोग वायु दाब। तो क्या वायु दाब है? यानी कि एयर प्रेशर। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ वह बल लगाती है, उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर जो होता है विपरीत बल लगाता है। तो इस तरीके से जो है, तो हम लोग ने पढ़ा कि however we don't even feel it. This is because the air pressures us from all directions and our body exerts a counter pressure. तो इस तरीके से जो है काउंटर प्रेशर exert करता है कि मतलब कि every action has an equal and opposite reaction। वो वही प्रिंसिपल पे काम करता है। लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। क्या है, जब भी वायुमंडल में हम ऊपर जाएंगे तो जो दाब है वो तेजी से गिरने लगता है। समुद्र सतह पे वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। तो इस तरीके से हम लोग ने जो है सारी चीजें उसमें पढ़ भी ली और समझ में आ गया। अब देखिए पवन क्या होता है। पवन लिखा हुआ है, पहले आइए देखते हैं कि क्या आप जानते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। ये सभी लोग जानते हो। अब देखिए पवन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि wind, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind। जब भी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को कम आप पवन को काम करते देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी कपड़े डालते हैं वो सूख जाते हैं, तो हम उसके सूखने से समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे एयर जो है वो प्रेजेंट है। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियां को उड़ाती तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इस महीने इस महीन धूल या धुएं को जो उड़ाते जो है उसे देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है।
आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना जो होता है वो आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि कितने प्रकार की जो होती है वो विंड्स होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं कितने प्रकार की विंड्स होती हैं। तो विंड्स कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहले परमानेंट विंड क्या होती है, यानी स्थायी पवन क्या होती हैं। लिखा हुआ है कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवन होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, क्योंकि स्थायी ये परमानेंट है तो उनका डायरेक्शन है वो भी परमानेंट है, यानी कि फिक्स्ड है। उसके बाद से 2 स्थायी पवन है। मौसमी पवनों में दिया हुआ है कि ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो है वो सीजनल विंड्स है, यानी कि मौसमी पवनें हैं। भारत में क्या मानसून जो आता है इन इंडिया, वो किसका एग्जाम्पल है, सीजनल विंड का या मौसमी पवनें का। स्थानीय पवनें क्या होती है, यानी लोकल विंड्स में लू आ जाता है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं मशहूर स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। तो आपको जो है एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि लू किस में आता है, स्थानीय पवन में आता है। भारत में मानसून पवनें किस में आती है, तो मौसमी पवनें में। स्थायी पवनों में क्या क्या आ जाता है, तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो होती हैं वो स्थायी पवनें होती हैं, और उनकी जो दिशा होती है वो भी स्थायी होती है। अब देखिए लिखा हुआ है प्रमुख वायुदाब पेटियां, यानी कि मेजर प्रेशर बेल्ट्स। और जब भी हम बात करेंगे तो जो मूवमेंट होता है एयर का, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर होता है, ये सभी लोग आप लोग हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद से आइए पढ़ते हैं चक्रवात। ये एक जो छोटा सा जो है वो टेबल दिया हुआ है, और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पे स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रहीं। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक जो भवनें थे तथा अन्य घरों की छतें भी उजड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से जो है कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की जो प्रमुख नदियां में बाढ़ आ गई। बोल रहा है कि कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बाढ़ आ जा रहा है, चक्रवात से बाढ़ आ जा रहा है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि चक्रवाती पवनों के कारण उसी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में जो है भयानक तबाही लेकर आई। तो ये चीजें थी। उसके बाद से देखिए उसी टेबल को हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में आवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ, और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। किस किस क्षेत्र को ये पूछता है, तो उड़ीसा के इरिसामा और बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जी एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवन एवं बांस के जो बागान वाले विशाल भूक्षेत्र जो है वो नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल भी लुप्त हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे अर्थक्वेक ने इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन लाया, इतनी बड़ी भयानक जो है वो तबाही लाई, और इस तरीके से सारी चीजें जो है वो बहुत सारी चीजें विलुप्त हो गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब आते हैं आर्द्रता के बारे में पढ़ते हैं। आर्द्रता का क्या मतलब होता है, तो आर्द्रता का जो मतलब होता है वो होता है मॉइस्चर। अब देखिए मैं दोनों में पढ़ देती हूँ कि when water evaporates from land and different water bodies it becomes water vapor, यानी कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से विपाशित जो है वाष्पित होता है तो ये जल वाष्प बन जाता है।
जलवाष्प का क्या मतलब होता है? जलवाष्प का मतलब वाटर वेपर होता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब देखिए, आप पढ़ते हैं कि ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की यह बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तब यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, यानी कि इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉइस्चर पढ़ा, क्या क्या था मॉइस्चर में, और देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। अब देखिए लिखा हुआ है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये कई बार पूछता है कि क्यों छोड़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि इनके इंजनों से निकली जो नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पे जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल जो है अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। अब देखिए आगे के क्लिप में पढ़ेंगे कि कैसे जो है सारे डायग्राम्स जो हम लोग ने पढ़ा, कौन कौन सा है। संवहनी वर्षा, संवहनी माने साइक्लोनिक रेनफॉल। पर्वतीय माने कि रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल का मतलब होता है जो है वो चक्रवाती का मतलब होता है साइक्लोनिक, और कन्वेंशनल का मतलब होता है संवहनी वर्षा, और पर्वतीय का मतलब जो होता है रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब देखिए ये तीनों चीज है, चक्रवाती वर्षा यानी कि साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें देखिए आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है कोल्ड एयर जो है वो इसमें इसके एरो के थ्रू आपको दिखाई दे रहा हो, वार्म एयर जो है वो ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर जो है वो ऊपर से आ रही है। उसके बाद से देखिए रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, मॉइस्ट एयर जो है वो ऊपर जा रही है। इसमें देखिए आर्द्र वायु जो है ऊपर जा रही है पर्वतीय वर्षा में, और संवहनी यानी कि कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या दिया हुआ है, वार्म एयर जो है वो लैंड से ऊपर उठ के ऊपर जा रही है। जो गर्म हवा है वो जो है वार्म एयर वो ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग ने सारी चीजें पढ़ ली और जो है हम लोग को समझ में आ गया कि कितना फॉर्म होता है रेनफॉल का। साइक्लोनिक होता है, उसके बाद से कन्वेंशनल होता है, और तीसरा रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। तो ये थे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आई होप आप लोग को सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। और हाँ, जो इंग्लिश की दिक्कत थी, सॉरी जो हिंदी की दिक्कत थी कि बच्चे हिंदी नहीं समझ पा रहे थे, तो अब तो पूरा मैटर ही हिंदी में। तो बच्चे जो है, मुझे उम्मीद है, आशा भी है कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। और जितना ज्यादा हो सारे बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए। अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पे, यानी कि आप जो है पूरा कंटेंट हम लोग ने पढ़ लिया। एक्सरसाइज पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो देखिए व्यापारिक पवनें क्या दिया हुआ था कि क्या होती हैं, तो व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो स्थायी पवनें होती हैं। क्यों? क्योंकि परमानेंट विंड्स में ही हम लोग ने पढ़ा था ना कि व्यापारिक पवनें आते हैं। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया, तो समझ में आ गया कि द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। उसके बाद से देखिए लू किसका एग्जाम्पल है, तो लोकल विंड्स का, स्थानीय पवनों का है। मानसून क्या है, तो मानसून एक मौसमी पवन है। लिखा हुआ था ना कि फॉर एग्जाम्पल मानसून इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड्स, यानी मौसमी पवन। पवन क्या होता है, तो पवन की क्षैतिज गति को हम लोग जो है वो पवन कहते हैं, यानी कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने कर लिया, सारी चीजें हैं जो समझ लिया। इसके बाद से जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आई थिंक, हाँ,
टिक द करेक्ट आंसर है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे, समझ लेंगे। इसमें देखिए अदर ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। ओजोन गैस की परत किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद से सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने सारी चीजें पढ़ ली और इंसोलेशन पढ़ा, हम लोग ने भी पढ़ा, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें पढ़ ली। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो कौन बचाती है? एग्जाम्पल है कि ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ओजोन, तो ओजोन है। दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो लिखा हुआ है शोभ मंडल, बाहिर बाह्य वायुमंडल या मध्यमंडल, तो शोभ मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? बादल विहीन है तो शोभ मंडल में बादल होते हैं, सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। मध्यमंडल में बादल से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है संताप मंडल, वो जो है वो बादल विहीन है, इसीलिए उसमें एरोप्लेन चलते रहते हैं। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब होता है, क्या है? घटता है, बढ़ता है या फिर समान रहता है? तो जब हम वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो बहुत कॉमन है कि जो वायुदाब है वो घटता जाता है। उसके बाद से देखो लिखा हुआ है जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्षा कहते हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन था कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब जो है वो घटता है। जब वायुदाब घटेगा, ये कब कब घटता है? जब हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तब वायुदाब जो है वो घटता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें पढ़ ली। एक चीज जो है वो छूट रही थी तो मैं आपको बता देती हूँ कि लिखा हुआ था कि ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर, एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोडक्टिव space suits filled with air when they go to the moon. If they do not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. तो ये क्वेश्चन पूछा होता है कि क्यों एस्ट्रोनॉट्स जो है वो अपना सूट पहनते हैं और उसमें क्या खासियत है? तो यही इंपॉर्टेंट चीज थी जो क्वेश्चन आया हुआ था कि लिखा, तो यही इसका आंसर था। अगर वो नहीं पहनेंगे तो जो काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उनके बॉडी से एस्ट्रोनॉट से, वो ब्लड वेसल्स को बर्स्ट कर देगा और एस्ट्रोनॉट्स जो है बहुत ज्यादा जो है ब्लीड करने लगेंगे। तो इसीलिए उनका वो जो उनका एक पर्टिकुलर सूट होता है एस्ट्रोनॉट्स का, वो लोग पहनते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग चैप्टर 4 में कवर अप कर लिए और बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। तो आप जो भी है मुझे बताएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही आज के लिए मैटर जो है, कंटेंट जो है बहुत अच्छा लगेगा होगा तो लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा।